सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का लाइव मॉक, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल एम्बिशन मिनी लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये मिनी लाइव टेस्ट है। इसमें हाफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के। ठीक है, एक्चुअली में एग्ज़ाम तो 120 मार्क्स का आता है, आप सभी को पता है, और 90 मिनट का आता है। तो इसने मिनी टेस्ट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आधे क्वेश्चंस, आधे मार्क्स, आधा समय। ठीक है जी। तो अब आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब कोशिश करेंगे कि डेली या जो भी टेस्ट अपलोड किए जाते हैं कांस्टेबल आरपीएफ के, उन सभी को लाइव सॉल्व किया जाए। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करता हूँ। और इसमें आपको सीखना क्या होता है, अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, है ना। क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से, किस तरीके से आपको ऑप्शन से आंसर लाना है, किस तरीके से यूनिट डिजिट से आंसर लाना है। तो ये सब छोटे छोटे तरीके जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। 60। हो जा भाई, हो जा। आज मेरा लग रहा है वाईफाई ही स्लो है। हिंदी, चेक बॉक्स क्लिक, आई एम रेडी टू बिगिन। ये वापस से नेक्स्ट आ गया भाई, क्या हो रहा है। हम्म चलिए, तो हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे बाकी जीडी के मॉक्स में रीजनिंग से शुरू कर रहे थे, तो रीजनिंग से शुरू करते हैं, फिर मैथ्स करेंगे और फिर जीके जीएस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मेरा ये मार्कर आएगा ना, तो ये टाइम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पॉज हो जाती है। जैसे ही मैं मार्कर का यूज़ करता हूँ ना, तो मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा नकली है, तो इस वजह से जैसे स्क्रीन पे मेरे को मार्कर लाना होता है ना, तो ये पूरी स्क्रीन पॉज हो जाती है जब मार्कर चलता है। बाकी बैकएंड में टाइम चल रहा है, जैसे 38 सेकेंड है, ये कम हो जाएगा अभी, है ना। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा, ये देखो वो चल रहा था टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अन्यथा या दूसरे तरीकों से ना लें। ठीक है जी, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो फर्नीचर लकड़ी से रिलेटेड है, तो आभूषण लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो आभूषण किससे बनते हैं भाई? सोने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया अपना सिलोजिस्म का। सिलोजिस्म नहीं, मतलब सिलोज्म का। ठीक है, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं, कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, तो कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, ये रही बिल्कुल सही है कंक्लूजन। कोई महिला स्त्री नहीं है। कोई महिला स्त्री नहीं है, देखो ये नेगेटिव कंक्लूजन है, और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं। कोई महिला स्त्री नहीं है, महिला और स्त्री देखो यहाँ है वैसे, बट फिर भी नेगेटिव कंक्लूजन गलत ही होता है। यहाँ पे है ना, तो उसने बोला नहीं है, तो वैसे भी गलत है। और आपको सीधा देखते ही गलत कर देना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। कुछ लड़कियां स्त्री हैं, लड़की और स्त्री का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है? नहीं दे रखा। तो लड़की और स्त्री का जब तक डायरेक्ट ना दिया जाए कनेक्शन, तो आप इसको कंक्लूजन को सही नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लग रहा है भाई? 15 दूनी 30 और 6 36, 36 दूनी 72। नहीं, ये नहीं लग रहा। तो सीधा डिफरेंस देखते हैं, इसका कितना है? 5 और 1 6, 2 और 1 3 +21। इसमें 3 3 6 और 1 7 +31। और इसमें कितना लग रहा है? यहाँ पे 31 हो गया। अब यहाँ पे 7 1 8, 6 2 8 +21। और यहाँ पे 8 और 1 9 +31। तो आप देख पा रहे हैं 21 31 21 31। तो अब 21 इसमें प्लस हो जाएगा, ये एक सीरीज बन रही है प्लस करके। तो ये 20 और 20 40, 140। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या कह रहा है इसमें? अगली आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो किसी भी एक सिंबल को उठा लो, जैसे ये है, यहाँ पे आगे बढ़ गया, ये यहाँ पे आ गया, है ना, फिर नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर साइड में चला गया, अब इधर आ जाएगा। यही तो हो रहा है। देखो, ये पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब ये एंड में आ जाएगा यहाँ पे। तो अगली वाली आकृति में यहाँ पे कोने में आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं। देखते हैं बाकी ऑप्शंस में, तो इसमें भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में केवल ये कोने में है, तो यही ठीक हो गया। अगर मान लो ये दो ऑप्शन में होता, तो बाकी सिंबल को देख लेते हैं हम। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है भाई? पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ये रहा।
6 मित्र हैं, ये एक षटकोणीय मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बस इतना जरूरी था। षटकोण मेज बना लेते हैं। षटकोण, ये थोड़ा गंदा षटकोण बन रहा है, तो बस मेज की तरह ही लें इसको। ठीक है जी। चलिए, अब इसने क्या बोला है, निशा महेश के दाईं ओर बैठी है। निशा, महेश अगर यहाँ बैठा है तो निशा इसके दाईं ओर यहाँ बैठी है। ठीक है। रतीश, ओलिवर निशा के सामने नहीं बैठा है। ओलिवर निशा के सामने नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा ओलिवर, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। लेट्स सी आगे क्या बोला है इसने। रतीश और प्रकाश एक दूसरे के सामने कोने में बैठे हैं। रतीश और प्रकाश एक दूसरे के सामने कोने में बैठे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो षटकोण होता है ना, इसमें आमने सामने, एक तो ये दोनों आमने सामने हैं, इसके सामने ये वाला नहीं होगा, इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, जो षटकोणीय वो होती है। ठीक है स्थिति। तो इसमें पहले मैं निशा और इसको हटाता हूँ, पहले मैं इनको ही बिठाता हूँ आमने सामने, इधर बिठा देता हूँ सामने। ठीक है। और रतीश और प्रकाश आमने सामने बैठे हैं, मैंने यहाँ पे रतीश, यहाँ पे प्रकाश को बिठा दिया, यहाँ पे रतीश को। ठीक है, हालांकि या तो यहाँ प्रकाश बैठेगा या रतीश, बट मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर सकता हूँ मैं। आगे देखें क्या बोल रहा है। अब इसको बिठा देते हैं। इसने ये बोला है कि महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट। तो प्रकाश के बगल में महेश या तो यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, अगल बगल में महेश यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। आगे इसने ये बोला है निशा महेश के दाईं ओर बैठी है। अगर महेश यहाँ बैठा होता तो निशा यहाँ बैठनी चाहिए थी, बट यहाँ तो ऑलरेडी रितेश बैठा है, तो महेश यहाँ नहीं बैठा, महेश बैठा है यहाँ, और इसके बगल में दाईं ओर बैठी है निशा यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए, और इसने क्या बोला है, ओलिवर निशा के सामने नहीं बैठा है। तो निशा अगर यहाँ बैठी है तो ओलिवर इसके सामने यहाँ नहीं बैठा है। देखो मैंने अभी ये चीज बताई थी ना, आप लोग इसके सामने यहाँ मत समझ लेना, सामने यहाँ पे होता है षटकोण में। तो यहाँ पे ओलिवर नहीं बैठा, ओलिवर इसके यहाँ पे बैठा हुआ नीचे। दो ही जगह तो है बस, या तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ यहाँ पे नहीं बैठा वो इसके सामने, तो यहाँ बैठा होगा ओलिवर। तो भाई इसने पूछा कि ओलिवर के दाईं ओर से दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है। ओलिवर के दाईं ओर से दूसरा व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है। दाईं ओर से दूसरा हो गया ये, इसके बाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है पता नहीं, यानी कि सब लोग बैठ गए, जो नहीं बैठा वही बैठा होगा। निशा बैठ गई, रितीश बैठ गया, प्रकाश बैठ गया, कासिम नहीं बैठा, कासिम यहीं बैठेगा, खाली जगह है ना ये, तो ऑप्शन नंबर डी कासिम बैठ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, एक बार मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था इसमें, ये षटकोण वाले में आमने सामने का। ठीक है जी। चलिए, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑप्शन से आंसर को लाना है। ऑप्शन में देखो कि पहले क्या है, ई है, ये क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, ई है। तो पहले ये देखो, पहले क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए इसके सामने, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखते चलो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, चेक ही मत करो। यहाँ पी है, यहाँ पी है, लेकिन यहाँ उल्टा पी है या सीधा पी है। तो देखो भाई, यहाँ पे पी बन रहा है सीधा, तो मिरर इमेज में ऐसे बनेगा पी उल्टा, तो सीधा पी नहीं आ सकता, उल्टा पी आएगा। तीन ऑप्शन एलिमिनेट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, पासा है, पासे में ये बोल रहा है के अपोजिट क्या आएगा। के अपोजिट पूछा है, तो इसमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन एच है। पासे में जो एक सरफेस कॉमन होता है, उसके आप दाईं ओर, ओ सॉरी, उसके क्लॉकवाइज घूमो, एच के क्लॉकवाइज घूमेंगे जी आएगा, और यहाँ पे एच क्लॉकवाइज घूमेंगे एल आएगा। तो जी और एल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जी के क्लॉकवाइज घूमे आई आया, आई आया, फिर दोबारा यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे तो के आया, तो आई और के एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और के का अपोजिट ही पूछा है, तो के का अपोजिट आई है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो भाई इसमें वर्ग कैसे, आसान है ना, इसमें ज़्यादा आकृति डिफरेंस डिफिकल्ट आकृति नहीं है। तो एक दो तीन चार पाँच, पहले बड़े वाले में देख लो, तो एक दो तीन चार पाँच हो गए। अब इसके अंदर देखो, ये छः, ये सात, और अब इसके अंदर वाले में देख लो, आठ नौ दस ग्यारह, और एक बड़ा वाला बारह। बारह ही तो है, और कुछ नहीं दिख रहा ना इसमें, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह, तो मेरे हिसाब से तो बारह ही दिख रहे हैं मेरे को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछ लिया, समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं ये बताना है। फिर से वापस बड़े वाले से चेक करते हैं। तो ये बड़ा वाले में देखो दो है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इसके अंदर यहाँ देखो, एक ये चार, एक ये पाँच, इनके भी अंदर एक ये छः और एक ये सात, ये तो आठ निशान हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ मैं कह रहा निशान आठ हो गए, काउंट सात कर रहा हूँ मैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
और कुछ दिख रहा है क्या आपको इसमें? कहीं कहीं नहीं दिख रहा, तो आई थिंक 8 ही होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सामने बताना है कि क्या आएगा। ठीक है जी। तो ये वाला जो है ना, ये इसके सामने मिरर इमेज बनेगी, ये वाली एज इट इज यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है ना खाली होना चाहिए, ये गोला भरा हो और ये खाली हो। देखो यहाँ पे ये भरा हुआ है, यहाँ पे खाली तो है लेकिन गोला भरा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी भरा हुआ है। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा। देखो यहाँ पे खाली और गोला भरा हुआ है, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप सीधा सीधा देख लोगे ना, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया ये तो, है ना। बाकी और क्या डिफरेंस देख सकते थे आप? ये कोने में ये जो है ना, ये सफेद सफेद, ये सब में कोने में सफेद है, इसमें नहीं है। इसमें है लेकिन ये गोला भरा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये खाली होना चाहिए था, भरा हुआ है, नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से देख सकते हो आप, जो भी डिफरेंस होगा ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, JKLM+3, UVWX+3, DEFGHI नहीं हो रहा, YZABCD। तो भाई वाई से डी पे तो +5 हो रहा है, एक बार इसको चेक करें। GHIJ+3, EFGH+3, मतलब बाकी सब में +3 है और बीच वाले में -5 है। डी से वाई पे -5 में जा रहा है। तो भाई इसमें पहले और सेकंड में देखो, ऑप्शन से जाओगे ना आप, तो पहले और दूसरा तो दो सभी ऑप्शन में सेम है। तो ओ और यू का तो निकालो ही मत, जी का निकालो। -5, G7 होता है, -5 2 आएगा, तो बीच में बी आएगा। तो बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद के आएगा, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के। तो आपको क्या देखना है, लास्ट वाले का देखो। टी में 3 प्लस करेंगे तो 23, और 23 मतलब डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे, जी को क्या लिखा है 7, आर को क्या लिखा है 18, ई को 5, वाई को 25, बिल्कुल प्लेस वैल्यू दे रखी है। तो एस की प्लेस वैल्यू 19, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पी की प्लेस वैल्यू 16, ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक ही क्यों करना जब 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए तो। ठीक है। इसमें आगे क्या आएगा बताना है भाई, UPLM, क्या बताना है इसमें, कौन सा समूह संबंधित नहीं है, मतलब इसमें ऑड वन आउट छांटना है। तो भाई UV, PQ+1, LM+1, NO आना चाहिए था ना, ये नहीं है। AB सब में +1 है, बस इसमें +1 नहीं है, तो NJ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है भाई, इस समूह से संबंधित नहीं है, महान, उत्कृष्ट, भयंकर, हर्षित, प्रतिभाशाली। ये महान, उत्कृष्ट, हर्षित और प्रतिभाशाली सभी प्रशंसाजनक शब्द लग रहे हैं, महान महान जैसे ये पर्यायवाची है, और भयंकर एक नेगेटिव शब्द लग रहा है, तो ये इनसे अलग लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक लड़के ने एक महिला को, सॉरी, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता के दामाद। कुछ मत कंफ्यूज ही मत हो, सीधा भाई डायग्राम बनाओ, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन करो। वह मेरी, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है लड़का, तो मैं लड़का हूँ यहाँ पे जो इशारा कर रहा है। वह मेरी माता, लड़की की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है वह मेरी माता, तो यहाँ मेरी माता आ गई। के दामाद, मेरी माता का दामाद कौन होगा? जो मेरी बहन का हस्बैंड होगा, वही तो इनका दामाद होगा ना। तो यहाँ मेरी बहन है, उनका कोई पति है, तो वह मेरी माता के दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी मेरी बहन हो गई। की माता, इनकी माता है, मेरी माता और इनकी माता सेम है, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? भाई मेरी माता के बारे में तो बोल रहा है वो, है ना। वो कह रहा है कि दामाद की पत्नी की माता, तो मेरी माता ही तो हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये दे रखा है। पी का एस से पूछा है, PS एंड तक जाना है। P3Q, तो A3B का मतलब है ए बी का पिता है, इसमें ए बी का पिता है, मतलब P पिता है Q का। ठीक है जी। अब Q5R, तो A5R का मतलब ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की, बी कौन है यहाँ पे? आर। ठीक है जी। R7S, R7S मतलब A7B का मतलब ए बी का भाई है, तो आर भाई है किसका? बी का, मतलब एस का। ठीक है जी। पूछा क्या है, पी का एस से संबंध, तो एस बच्चे हैं ये तीनों इनके, और ये इनके पिता हैं, तो पी एस का भी तो पिता ही हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या पूछ रहा है इसमें,
इसका संबंध इससे है तो इसका किससे, एक बार इसको काउंट करते हैं, इसके डिजिट्स को सम करते हैं। 7 2 9 3 12 और 1 13, ये 13 है। अब ये 13 का मल्टीपल है कि एक बार 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो ये 55 आ रहा है। मतलब इनका डिजिट्स का सम करना है पहले, और यहाँ पे जो आ रहा होगा वो इनके डिजिट्स को सम, इनके डिजिट्स के सम से जिस अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 55 आना चाहिए। जैसे इनका डिजिट का सम कितना है, 16 17 और 3 20, तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा अगर उसको मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो 55 आना चाहिए। मतलब 55 दूनी 110। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, इसमें 110 नहीं दे रखा, तो कुछ और लॉजिक देखते हैं। 7 5 12 और 1 13, इसका कितना आ रहा था, 9 4 13, और इसका भी कितना है 13, तो 7 3 10 और 1 11 और 9 20। तो हो सकता है यहाँ पे इसके सामने जो आएगा उसका यूनिट डिजिट, सॉरी उसका डिजिट का जो सम है वो भी 20 आए। तो 9 7 16 4 20, इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है। 15 5 24, इसका 20 नहीं है। 13 22, इसका भी 20 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट का सम इसके इक्वल है, ठीक है, 20 है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, अच्छा हमने पहले रीजनिंग को ले लिया ना, तो मैथ्स करते हैं अब, ठीक है जी। चलिए मैथ्स को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मार्कर भी बदल लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, है ना जी, है ना जी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, √2 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक वर्ग अंतर्निहित है। वर्ग में अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त में वर्ग अंतर्निहित है, तो वर्ग में अंतर्निहित वृत्त, पहले वृत्त के अंदर वर्ग है और फिर वर्ग के अंदर भी वृत्त है। अच्छा देखो ये वर्ग है, सॉरी ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग दे रखा है, ठीक है जी। ये वर्ग है, जैसा बन रहा है थोड़ा सा कॉपरेट करें कृपा करके। ये वर्ग का उसका सॉरी, ये रेडियस का सर्कल का सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो भाई अगर इसके अंदर हम कोई सर्कल बनाएंगे, मैंने इसके अंदर मान लो एक सर्कल बनाया ये ऐसे करके, ये छूता हुआ बनेगा ना सर्कल, ये सर्कल है, सॉरी इसको सर्कल ही समझना है, ठीक है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इस स्क्वायर की, इस वर्ग की भुजा की आधी होगी, है ना। अब ये देखो, ये जो सामने ये बन रही है, ये इसका डायमीटर बनेगा, जो इसके अंदर सर्कल है उसका डायमीटर ये होगा, और ये स्क्वायर की जो भुजा है एक भुजा के मान के बराबर होगा। हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है, ये कितनी है, √2। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस होगी, ये भी √2 हो जाएगी। और हमें पता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया वर्ग का। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। और इस विकर्ण की लंबाई टोटल कितनी दे रखी है, √2 मतलब 2√2। तो a√2 की वैल्यू 2√2 है, √2 से √2 खत्म, a की वैल्यू आ गई 2। तो इस स्क्वायर की भुजा जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। और इसके अंदर जिस वो बनेगा सर्कल, उसकी रेडियस जो होगी वो आधी होगी इसकी भुजा की, तो वो आ गई 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फालतू समय ना खराब करें, आगे बढ़े। हाँ जी। n संख्या में आयताकार बक्सों की रंगाई की कुल लागत इतने रुपए है। रंगाई की लागत इतने रुपए मीटर स्क्वायर है। आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इट मीन्स कि जो आयताकार बक्सा है ये क्यूबॉइड के आकार का है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबॉइड है। लंबाई ऊंचाई भी दे रखी है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दे रखी है। एन का मान बताना है पूछा इसने, ये है कि एन संख्या में बक्से हैं, उन सभी पे रंगाई की कुल लागत इतनी आती है, और रंगाई की जो लागत है वो 2 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो भाई मैं पहले देखता हूँ, एक बक्सा है, एक बक्से पे जो रंगाई होगी वो कितने एरिया में होगी, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगी। और क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये एक बक्से का एरिया हो गया। जो एरिया आएगा उसकी लागत कितनी है, 2 रुपये मीटर स्क्वायर। तो जो भी एरिया आया उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक बक्से पर रंगाई का खर्च आ गया। और टोटल बक्से कितने मुझे पता नहीं, तो इंटू एन है, एन बक्से हैं, तो ये टोटल एन बक्सों पर रंगाई का खर्च है। और बराबर कितना दे रखा है, 1 1 1 2 3 4 0, ये दे रखा है। अब इसका रंग बदलते हैं और फिर आगे चलते हैं। रंग बदलते हैं, वाह, इस दुनिया में सभी रंग बदलते हैं, वाह। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 2 LB, ये L है, ये B है और ये H है ना, LBH। L × B है 15 × 10 150, प्लस B × H 50, प्लस H × L 75, और ×2 और ×N, और बराबर ये
ठीक है जी। अब ये 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में, एक बार इसको 4 लिख देते हैं कंप्लीट। अब इंटू में इसको जोड़ेंगे तो 275 आ गया ये, और इंटू n बराबर कितना है, 1 1 0 0 0 0। अब ये जो 275 और 4 यहाँ पे अब इंटू में है, कलर बदलें फिर, रंग नहीं बदलेंगे, कलर बदलेंगे। तो ये जो यहाँ पे है इंटू में, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा 275 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे केवल n बचेगा। अब इसको काटें, काटो भाई, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो ये कटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3 0 आ गई। अभी 11 से कट रहा है, 11 पंजे 55, और ये 11 दूनी 22, तो यहाँ 2000 आ गया। फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20, 400 आ गया। यहाँ पे 4 बचा, 4 से इसको काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 100 आ गई, तो n की ही वैल्यू पूछी थी, टोटल 100 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100 बक्से हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेड ले लेते हैं हम। हाँ, एबीसी ने एक कंपनी में इतने महीने इतने महीने इतने महीने के लिए निवेश किया। ए ने इतने रुपए, बी ने इतने रुपए और सी ने इतने रुपए निवेश किए, तो उनके द्वारा अर्जित लाभ ये है, सी का अर्जित लाभ बताना है। देखो, इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होता है, प्रॉफिट उसी रेशियो में मिलता है। ठीक है भाई, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ए ने कितने महीने के लिए कितना इन्वेस्ट किया, ए ने 1 2 3 4 इतना इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, है ना, 12 महीने के लिए। बी ने कितना किया, 1 2 3 4 कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। क्या बात है, इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो प्रोडक्टिव होगा। खैर मजाक था ये। सी कितना है, सी ने इन्वेस्ट किया 50,000 और कितने समय के लिए, इनटू ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब इसको काट पीट के रेशियो बना दो, 4 जीरो है सब में, 4 जीरो यहाँ से हटा दी, यहाँ से हटा दी, यहाँ से हटा दी। ठीक है, 4 जीरो थी सब में, तो ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, और इनका सॉरी 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा ये, सॉरी 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 27, और ये 6 पंजे 30 आ गया। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 नीम 27 और 3 धाम 30। ठीक है जी। चलिए, तो ये टोटल कितना आ गया भाई, 20। और फिर से कलर बदलते हैं। तो भाई इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट देखो तो ए को 4, बी को 9, सी को 10 मिलेगा। टोटल इनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 23 का। बट एक्चुअली में प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 69 का, 69,000 का। तो 23 की वैल्यू इतनी दे रखी है, इसके हिसाब से तो 23 का प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में इतना प्रॉफिट है। तो 23 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, अपॉन में 23। पूछा क्या है, सी का लाभ, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की है तो इंटू 10, 10 यूनिट की आ गई। 23 दिया 69, 30,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेजी से। तीन संख्याओं का योगफल इतना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर बताना है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, योग दे रखा है पहली और दूसरी का अनुपात। अगर मैं कहूँ ए बी तीन संख्या है सी, तो पहली और दूसरी का अनुपात 7:11 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 11:15 है। देखो, जब रेशियो सेम दे रखा है ना बी का, तो ये रेशियो ए बी और सी यही हो जाएगा। अगर बी अलग अलग दिया होता ना, यहाँ पे 11 की जगह 8 होता मान लो, तो इसके बगल में 8 को बैठा देते, नीचे 11 के बगल में 11 को बैठा देते, और ऊपर नीचे सबकी मल्टीप्लाई कर लेते, तो वो ए बी सी का रेशियो आ जाता। अब बी की वैल्यू यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो सेम है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी 11 ही रहेगी, तो ए बी सी का रेशियो ये आ गया। अगर मैं ए बी सी का रेशियो में कुल योग देखूं तो कितना हो जाएगा, 10 20 26 4 30 और 3 33। एक्चुअली में इनका योग 33 आ गया, मतलब सॉरी रेशियो में इनका योग 33 आ गया, बट एक्चुअल जो एक्चुअली में योग है वो कितना है, 396। तो ये तो रेशियो में है, तो 33 रेशियो की वैल्यू ये है, तो एक रेशियो की वैल्यू ये आ गई अपॉन में 33। पूछा गया इसने पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर, तो पहली 7 है तीसरी 15 है, तो इनके बीच में अंतर है 8 का। एक रेशियो की वैल्यू ये लिखी हुई, इंटू 8 करेंगे तो 8 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। 33 से कटेगा क्या, हाँ 33 से कम 33, 6 बचा, तो 33 दूनी 66, तो 12 8 96। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी हो सकता है ना हम कुछ छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स कर जाएं, तो वो बाद में देख लेंगे हम। अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैंने मिस्टेक कर दी कोई, तो वो आप करेक्ट कर देना, बाकी तो एंड में पता चल ही जाएगा जब एनालिसिस करेंगे इसका। एक मशीन के मूल्य में 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है,
इसका वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था, इतना मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है। मैंने कहा 2 वर्ष पहले एक्स था। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले एक्स था, उसके बाद 2 साल तक मूल्य का ह्रास हुआ होगा, तो ये 10% कम होगी इसकी कीमत, तो 90% हो गई होगी। 10% कम होने का मतलब है ये अपना 90% हो गई होगी। ये 1 साल बाद हो गई। फिर 1 साल बाद दूसरी साल क्या होगा, फिर से वो 90% हो गई होगी अपनी कीमत की, और कुल मिला के 2 साल बाद वो इतने रुपए की हो गई होगी। ठीक है, वर्तमान कीमत ये है। तो भाई इसको इधर ले जाओ, ये वाले जो 2 10 है यहाँ से उठा के ऊपर इंटू में कर दो, और ये जो 2 9 है ये यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। तो 9 9 81 है, और 9 एकम 9, 9 8 72, 18,000। अब ये 9 से कटा 2 बार में, तो 2 0 0 0 0 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया। एक बार इसको इंग्लिश में देखें क्या क्या कह रहा है ये। शायद ये टाइम डिपॉजिट की बात कर रहा है ना। क्रेडिट 15% ऑफ हिज सैलरी इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एफडी में किया। ठीक है, इसने कहा अपना वेतन का 15% क्रेडिट किया उसमें, अपने अकाउंट के उसमें, जो फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी में, और किराने का सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च किया। अब उसके पास इतने रुपए नगद बचा। भाई सीधा मैं 100 मान लेता हूँ, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। मैंने कहा उसका वेतन मान लो 100 था, उसने 15% मतलब 15 रुपए तो एफडी में जमा करा दिए, बाकी जो बचे वो काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए हैं। तो, तो इसके पास 85 बचे, इस शेष का 30%, तो शेष 85 का 30% वो किराने पर खर्च करता है, किराने के सामान पर। तो इसका 30% कितना आ गया, 8 × 3 = 24, 25.5, ये 30% आ गया। इसने ये खर्च कर दिया कितने किस पे, किराने पे। तो बचा कितना, 85 रुपए थे उसके पास बचे हुए, 25 और खर्च, 25.5 खर्च हो गए, तो कितने बचे इसके पास, 60। 60 में 0.5 कम, मतलब 59.5 रुपए इसके पास बचे। अगर इसका वेतन 100 था तो अब उसके पास इतने रुपए बचे, लेकिन एक्चुअल में कितने बचे हैं, इतने बचे हैं। तो इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, एक बार कलर बदलते हैं इसका। तो ये एक्चुअल वैल्यू जो है, इस रेशियो की एक्चुअल वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, तो अपॉन में मैं इसको रख दूं, तो ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। मुझे 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 100 है ना वेतन, तो मैंने इंटू 100 किया। यहाँ से एक पॉइंट के बाद ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, डबल जीरो। अब ये 219 दूनी 38, ये 2 बार में कट रहा है पूरा, तो 2 दूनी 4, 4,000, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, एक मंदिर में क्रमशः इतने इतने मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं, बजती, हाँ, पंजाबी हो गए तो। यदि यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तो दोबारा कब बजेंगी। बहुत फेमस, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन, बार बार आता है। जब घंटियां इस अंतराल पर बजती हैं तो एक साथ दोबारा कब बजेंगी, इनके एलसीएम पर, इनके एलसीएम टाइम पर। तो इनका एलसीएम आप जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से निकालें। मैं ऐसे निकालता हूँ, देखो सबसे बड़ी संख्या 36 है। अब 24, ये 36 तो 12 × 3 = 36 है। 24, 12 दूनी 24 होता है, तो 12 इसमें है, दुआ नहीं है तो इसमें दुआ लगा दिया। 16 क्या होता है भाई, 8 दुआ 16 होता है। ठीक है, तो इसमें 4 तो है, 2 भी है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 9 × 4 = 36, 4 दूनी 8, तो 16 में 8 तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 इसमें लगा दिया, 12 इसमें है, ऑलरेडी है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो ये कितना हो गया, 72 दूनी 144। ठीक है, तो 144 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगी एक साथ, 6 बजे बजनी शुरू होती है। तो भाई 144 मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे और 24 मिनट, तो 6 से 2, 8 बज के 24 मिनट पर ये दोबारा बजेंगी 144 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी, समय खत्म होता हुआ। इतने रुपए के साथ 3 भागीदारी कंपनी की स्थापना करते हैं, 3 भागीदार, वर्ष के अंत में इतने 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 रुपए उनको मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति का निवेश बताना है, सेम, पहले कलर बदलो। सेम वही चीज बोल रहे हैं भाई, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट, इस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इसी रेशियो में तो किया होगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 2 जीरो हटा दो। ये किससे कट रहा है, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30,
और ये 6 × 8 = 48। तो इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ए को 3, बी को 5 और सी को 8, तो कुल मिला के इनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 13 और 3 16 का, 16 का प्रॉफिट मिल रहा है। और 16 का ही इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये सॉरी, ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी सेम होगा। तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने 16 रुपये का किया है यहाँ पे कुल मिला के, बट एक्चुअल वैल्यू कितने की है? 16 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 80,000। तो एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 16 पंजे 80। पूछा क्या है? दूसरे व्यक्ति का निवेश, तो दूसरे व्यक्ति ने 5 रुपये निवेश किए, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आई है, इंटू 5 कर देंगे। 16 पंजे 80, 5,000 ये आया था, 5 पंजे 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी समान काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 12 दिन में और सी 18 दिन में कर सकता है। तो बी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बार इनका वो निकाल लेते हैं एलसीएम। 18 दूनी 36, दुआ तिया और छिन, 6 6 36। ए बी सी मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ए 3 कर रहा है और सी 2 कर रहा है, तो बी 1 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है जी, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, टोटल काम 36 है, तो 36 दिन में कर पाएगा वो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए बी एक साथ 40 दिनों में काम पूरा करते हैं। बी सी एक साथ 25 दिनों में करते हैं। ए बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और ए और बी ने क्रमशः 6 और 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए के चले जाने के बाद सी कार्य में शामिल हो जाता है और सी कार्य को इतने दिनों में पूरा करता है। सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? ए बी एक साथ 40 दिन में कर सकते हैं, बी सी इतने दिन में। एक बार इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी है। ए बी 40 दिनों में करते हैं और बी सी 25 दिनों में करते हैं, तो कुल मिला के एफिशिएंसी आ गई इनकी 25, 100 दूनी 200, 25 अट्ठे 200, 4 पंजे 20। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या बोला इसने? ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो भाई काम ये रहा, ये काम है मान लिया हमने। ए बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और ए और बी ने इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो पहले ए छोड़ के गया फिर बी काम छोड़ के गया। ए के चले जाने के बाद सी कार्य में शामिल हो गया। जैसे ही ए गया तो बी के साथ सी आ गया। तो देखो भाई, ए ने काम 6 दिन बाद छोड़ा, तो 6 दिन तक तो ए और बी एक साथ काम करते हैं। और 8 दिन बाद, शुरू के 8 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो भाई जब ए ने काम छोड़ दिया तो अब बी बचा अकेला। अब बी के साथ सी भी आ गया जैसे ए ने छोड़ा, तो बी और सी 8वें दिन तक, मतलब 2 दिन तक बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि सी अब बी यहाँ से चला जाएगा ना 8 दिन छोड़ के, 8 दिन बाद छोड़ के। बाकी शेष यहाँ पे जो है वो सी करेगा शेष दिन काम। और सी कह रहा हूँ, सी कितने दिन काम करता है? 40.5 दिन, ये बोला ना इसने। सी कार्य को इतने दिनों में पूरा करता है, इतने दिन काम करता है, तो सी जो है 2 दिन तो बी के साथ काम कर चुका, तो यहाँ पे अकेला कितने दिन काम कर रहा होगा वो? 38.5 दिन, टोटल 40.5 दिन कर रहा है। तो पूछा गया है सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, बी और सी की दे रखी है, सी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी। तो भाई एक बार कलर बदलें, इसका कलर बदल गया। तो हम इसमें टोटल वर्क हमें दे रखा है, तो टोटल वर्क निकाल देते हैं ना। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है? 6 दिन तक काम किया है। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो इंटू 5 इन्होंने टोटल कितना काम कर दिया? 30 काम कर दिया। ठीक है, बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8, तो 8 दूनी 16 काम कर दिया। सी की एफिशिएंसी मैंने सी ही मान ली, दे नहीं रखी ना इसमें, तो सी मान ली मैंने। तो सी ने कितने दिन तक काम किया, कितना काम किया टोटल, इंटू सी, इतने दिन इंटू सी। और ये सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल काम कितना हो गया मेरा? 200 हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो 30 और 10 40 और ये 46, ये 46 प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 46 हो जाएगा। और जब 200 में से 46 जाएगा कितना बचेगा? 150 और 4 154। अब यहाँ पे केवल ये बचा 38.5 सी, तो सी बराबर हो जाएगा 38.5 को इसके नीचे ले आऊंगा फ्रैक्शन में, और पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर एक जीरो बढ़ा दूंगा। इसको काटो, किससे काटे? 154 11 से कटता है, तो इसमें कट रहा है 11 तिया 33, 11 पंजे 55 कट रहा है, 11 एकम 11 चौक 44। और ये 5 से 35 कटेंगे, सॉरी 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20।
तो सी की एफिशिएंसी आ गई 4। पूछा है सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। 4 की एफिशिएंसी से वो 200 काम कितने दिन में कर देगा, 4 पंजे 20, 50 दिन में। बहुत लेंदी सवाल था और अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इसने, सापेक्ष डिग्री के पदों को दिखाया गया है, ठीक है। ए और बी की औसत, ए और बी की औसत बिक्री, ए और बी का है, ए ये रहा और बी ये रहा, टोटल कितना कर रही है 20, 40 और 3, सॉरी 40, 60 और 3 63, दोनों मिला के 63 कर रहे हैं, तो एवरेज इनका हो गया दोनों का ये। और डी और ई की औसत, डी कितना है ये और ई कितना है ये, तो ये हो गया 180, 188/2, ये इनका रेशियो हो गया, सॉरी इनका एवरेज हो गया डी और ई का। इनका अनुपात बताना है, तो भाई 63/2 इंटू 2/188, रेशियो है तो उल्टा कर देंगे इसमें, 2 से 2 गया 63 रेशियो 188, तो ऑप्शन में है क्या 63 रेशियो 100, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई ये, प्लस माइनस, तो गर्दा उड़ा रहा है भाई इतने सिंपल, मतलब इसमें क्या करना है, सब 9 पॉइंट पॉइंट ठीक है। इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लो, 499 को 500 मान लो, ठीक है। वैसे भी निकटतम बोला होगा, देखो ये निकटतम बोला है, ये 500 मान लिया, प्लस ये 1.95 है तो 2 मान लिया, इंटू इसको 5 मान लिया, और माइनस इसको 3 मान लिया, और इसको डिवाइडेड बाय 20 मान लिया, ठीक है। चलिए हाँ, अब क्या होगा ये 500 प्लस 10 माइनस 3/20, तो इससे ये खत्म। तो इसमें ये 2 एकम 2.5, 2 एकम 2.5, तो 501 समथिंग, तो 500 प्लस होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 500 से, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है आसपास का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, अप्रोक्स मान लिया करो, वैल्यू पूरी पूरी। शरद इतने रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए इतने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 3 वर्षों के बाद राशि की गणना कीजिए। ये भी कोई सवाल है, 3 वर्ष के बाद 18% इसमें जुड़ जाएगा, 1 साल में 6% रेट मिलता है, तो 3 साल में 18% इसमें ऐड हो जाएगा, धनराशि पूछिए, तो 18×5 = 90 है, तो 9,000 इसमें जुड़ जाएगा, तो 59,000 हो जाएगा, ये 50,000 तो ऑलरेडी है, 9,000 ब्याज हो गया, ठीक है भाई। 16 रुपये, 16 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद सकता अगर चीनी की कीमत इतनी कम हो जाए, पहले चीनी की कीमत क्या थी। देखो परसेंटेज में होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब इतनी छोटी वैल्यू हो ना तो सीधा ऑप्शन में जाओ। मैंने माना पहले, पहले की पूछिए ना, पहले चीनी की कीमत 4 रुपये थी, 4 रुपये किलो थी, तो वो कितनी 16 रुपये में कितनी खरीद पाता था, 4 के हिसाब से 4 किलो। अब 2 रुपये कम हो गई 1 किलो पे, तो पहले 4 थी तो अब 2 रुपये कम हो गई कीमत, तो 2 रुपये हो गई, तो वो 8 किलो खरीद पा रहा है, तो कितनी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 4 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो यही होगी कीमत। अब 2 रुपये पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 8 करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। लकीली आपको पहला ऑप्शन वो दे रखा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी चलते हैं। 2 नल हैं जो इस टंकी को भरते हैं, तो ए नल भरता है 12 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में, ठीक है। टंकी को एक खाली भी करता है कोई, सी पाइप खाली करता है, वो पता नहीं कब करता है, पता नहीं भाई। तीनों पाइप को खोल दिया तो 20 मिनट में पानी भर गया, तो एक बार इनका एलसीएम देखें कितना होगा, 15 चौका 60, तो ये 4 यूनिट कर रहा है, और ये 6 12 पंजे 60 यूनिट कर रहा है। ये काम जो है ना, टोटल काम 60 है, और जो कि 20 मिनट में हो रहा है। अगर टोटल काम 20 मिनट में हो रहा है, 60 काम 20 मिनट में हो रहा है, तो 1 मिनट में 3 काम हो रहा है। 1 मिनट में 3 काम हो रहा है भाई, एक खाली करने वाला भी है, भर तो 9 रहा है 1 मिनट में, तो खाली 6 हो रहा होगा ना, तभी तो 1 मिनट में काम 3 हो रहा है बस। 9 भरने के बाद 6 खाली हो जा रहा होगा, तभी 3 काम हो रहा है, तो यहाँ पे 6 है, तो सी जो है वो 6 मिनट में 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है। तो निकासी पाइप टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा, 1 मिनट में 6 खाली कर रहा है, तो 60 कितने मिनट में कर देगा, 10 मिनट में खाली कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू मोनू की आयु का अनुपात इतना है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो भाई 7:6 हो गया, 12 वर्ष बाद इनके, 12 वर्ष बाद, तो इसमें भी 2 रेशियो बढ़ा, इसमें भी 2 रेशियो बढ़ा, तो 2 रेशियो बढ़ा मतलब 12 वर्ष बढ़ा, तो 2 रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष है, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 6 है, पूछा क्या है मोनू की वर्तमान आयु, मोनू ये है, तो 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने मीटर लंबी ट्रेन इतने की स्पीड से यात्रा करती है, उसी दिशा में इतने की गति से यात्रा कर रही, इतने मीटर लंबी ट्रेन लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में इतना समय लेती है, उसी दिशा में इतने की गति से, सेम डायरेक्शन में चल रही है। जब ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है जी।
और दोनों मिला के एक दूसरे को पार कब करेंगी, अपनी दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी। एक की लंबाई इतनी है, दूसरे की लंबाई हमें पता है x है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम होता है, 30 सेकंड में दोनों पार करेंगे एक दूसरे को। अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों में माइनस कर देंगे, जब सेम डायरेक्शन में एक स्पीड ये रही एक स्पीड ये रही, माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो 8 में से 4 गया 5, ठीक है। 4 गया 8 में 4 गया 4, 8 में 5। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लंबाई मीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो ये कितना आ गया, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 आ गया ये नीचे। ये 15 यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया इंटू में, तो ये 450 आ गया। ये प्लस में 248 इधर आएगा, माइनस में 248 हो जाएगा। ये कितना आ गया, एंड में 2 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। 4 में 0, 4 में 2 गया 2, 202। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश की आय में 3 वर्षों में इतने इतने की वृद्धि होती है, उसकी वर्तमान आय इतनी है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय में वृद्धि। देखो अभी इसकी इनकम इतनी है, 1 2 3 4 5 जो भी है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 है, 120% हो गई, फिर 130% हो गई, 30% बढ़ गई, और फिर 140% हो गई। ये तो कह रहा है 3 वर्ष में क्रमशः इतनी इतनी वृद्धि होती है। 2 0 से 2 0 खत्म, सॉरी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 3 0 यहाँ पे खत्म। अब क्या बचा है, 12 13 14। देखो यूनिट डिजिट देखें, 0 के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ही यूनिट डिजिट 8 है। आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे को समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, हालांकि 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, 5 मिनट में हम जीके कर देंगे आराम से, ठीक है। यूनिट डिजिट आई थिंक 8 आना चाहिए, क्योंकि ये 12 ये 13 ये 14 हो जाएगा, और 12 13 14, 4 तिया 12 मतलब 24, यहाँ 4 आ गया, 4 दूनी 8। वैसे यूनिट डिजिट से 8 केवल इसी में दे रखा है यूनिट डिजिट, ठीक है। बाकी हो सकता है सिली मिस्टेक होगी हो तो देख लेंगे, है ना। अभी जीके को करते हैं पहले। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को पारित किया गया, कब पारित किया गया भाई, पास कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। व्यवसायिक खेती का एक प्रकार नहीं है, फलों की खेती व्यवसाय में हो सकती है। वृक्षारोपण अभी हाल ही में किसी मौक में आया था कि ये व्यवसायिक खेती है। खाना बदोश जो घूम घूम के पशुपालन करते हैं, ये व्यवसायिक खेती नहीं है, ये जीवन यापन वाली होती है, ठीक है। हिंदू स्वराज किसने नहीं भाई, जिसको नहीं पता वो पता कर लो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है, कैस्पियन मृत सागर। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दुनिया की। और आपने चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा, एक बच्चा होता है जो तैरता रहता है, साइंस की बुक में था शायद ये, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कि तैरते हैं लोग वहाँ। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई मुख्यालय आई थिंक दिल्ली में होने से, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, देख लेते हैं ना तुक्का। किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन। गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 श्रेणियाँ हैं उसमें मेघालय में, जिनमें से खासी में चेरापूंजी मौसिनराम नाम की जगह पे ज़्यादा बारिश होती है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, किसके समकालीन नहीं है, मिस्र के तो है और मेसोपोटामिया के है, इन दोनों के तो है समकालीन। यूनानी और चीनी इनमें से किसके समकालीन नहीं है, चीनी के आसपास भी, चीनी भी हमारे आसपास की तो है, होता होगा इससे भी ट्रैवल। यूनानी शायद ये ना हो, आई एम नॉट श्योर, देख लेते हैं ना। चाय की खेती किस प्रकार किस प्रणाली का उदाहरण है, चाय रोपण कृषि, चाय की खेती रोपण कृषि होती है भाई। बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, वाणिज्य बैंक उधार लेने की लागत में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उधार महंगा मिलेगा। आपूर्ति कम करेंगे, बिल्कुल। जब उधार लोग कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आरबीआई की सख्त नीति को दिखाएगा, बिल्कुल। तीनों सही है, बहुत इजी क्वेश्चन। डैश से संबंधित पादपों की प्रजाति को पादप में उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है भाई। आई थिंक ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, आई थिंक, हाँ ब्रायोफाइटा ही होता है ना। ये बीज वाले पौधे नहीं, ब्रायोफाइटा ही कोई कहा जाता है उभयचर। राजीव गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, सद्भावना दिवस, बहुत बार आया हुआ है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। उस अव्यय की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा को रोकने में, ये मैंने पढ़ा तो है, बट ये क्राइस्ट या कैरोटेनॉइड समथिंग ही होता है शायद, ये लगाया सी लगाए थे, आई थिंक इनमें से एक होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। 1969 में कितने बैंकों का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में समान नागरिक संहिता 44 ठीक है, समान है चार चार, तो ये समान नागरिक संहिता। हॉर्नबिल उत्सव भाई सबको पता चल चुका है अब तक तो ये। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। पृथ्वी के महाद्वीप द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटकों में से है। पृथ्वी का जो महाद्वीप है, मतलब महाद्वीप किस खनिज से मिलकर बना है ये तो पूछ रहा है। Cl से बना है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 से 35, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, हरियाणा हरिकेन मतलब कपिल देव। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है? भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। क्या बोल रहा है? मेजर बाय द रेट ऑफ वर्क डन, फिजिकल क्वांटिटी मेजर बाय द रेट ऑफ वर्क डन। तो मतलब एक कार्य की वो पूछ रहा है ना, तो शक्ति तो होती है कार्य की। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सेडल पीक, बहुत बार पूछा है, उसमें है एनसीईआरटी में। एक ही स्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल, अरे इसने तो बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं, इतने मेडल जीते हैं कि कई देशों ने मिलके नहीं जीते। पल्लवों की राजधानी है भाई कांचीपुरम। संजय मराठे, हाल ही में निधन हो गया। मुख्य रूप से संजय मराठे मैंने सुना था, ये थे संजय मराठे हमारे हारमोनियम वाले थे शायद। संजय मराठे अभी शायद इनका पिछली साल ही तो हुआ है ना, अभी रिसेंटली जन उसमें दिसंबर या उसमें हुआ था शायद ये मैंने देखा था। यही है शायद, हारमोनियम वाले हैं ये, और तो कोई दिख नहीं रहा। हम्म। कहाँ थे हम? अर्थमेटिक पे थे ना, उसका लास्ट वाला सवाल था ना यूनिट जिसे हमने किया था ये। देखो यूनिट डिजिट से तो भी सीधा हो रहा है ये। हाँ यही होना चाहिए, बाकी तो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक थोड़ा लेंदी हो गया है ना, मैं समझाते समझाते में भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा ना एंड में मैथ्स के एक दो सवालों को। शायद थोड़ा लेंदी था पेपर, बाकी तो ठीक था, उतना वो नहीं था। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? 60 के 60 करेक्ट हो गए, ये क्या हुआ? एक सेकेंड, ये 60 के 60 सारी करेक्ट हो गए क्या? एक भी गलत ही नहीं हुआ? एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ? वाह। तुक्के भी मारे थे एक दो बस जीएस में, बाकी हाँ पेपर आसान था, जीएस बहुत इजी थी। मैं तो रीजनिंग में तो गलत होने का चांस ही कम रहता, बट जीएस में एक भी गलत नहीं हुआ। अब भाई ये मत बोल देना मेरे को कि मैंने इसके आंसर्स देख के किए, मतलब ये तो थोड़ा ठीक, मतलब क्या ही हो गया। अब बाकी तो भाई आप लोग कुछ भी कहना, बाकी तो आपके सामने ही किया जो भी था, लेकिन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो यानी पेपर तो शायद इजी होगा, सबके लिए इजी होगा फिर तो। बाकी आई एम बहुत शॉक्ड यार कि मतलब सारी सही हो गई। अब मुझे यूट्यूब पे डालना भी चाहिए या नहीं? अरे बच्चे बोलेंगे कि खैर जो भी है ये था स्मॉक टेस्ट का। बाकी मुझे ठीक लगा, थोड़ा लेंदी सा था, हल्का फुल्का कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। बाकी तो ये रहा भाई टेस्ट, तो जो भी है आपके सामने है। बाकी जीएस में गलत होते हैं मोस्टली, देखो रीजनिंग और मैथ्स में तो वैसे भी गलत नहीं ही होते, एक आधा गलत हो गया तो कभी हो गया, नहीं तो नहीं होते। जीएस इसकी बहुत इजी दे रखी थी, और कुछ क्वेश्चंस थे जो थे ऊपर नीचे, उसमें हमने थोड़ा सा गेस किया, जैसे वो वाला था, वो कौन सा था, कैरोनोइड वाला था या कौन सा था वो, याद नहीं आ रहा। और तो कुछ ऐसा जिसमें था नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे सारे। तो भाई ठीक है, बाकी फिर भी पूरे करेक्ट हो गए तो आई एम शॉक्ड। खैर बाकी चलिए, ये था हमारा जो भी था, हमारा ये मॉक टेस्ट था। और अब हम कोशिश करेंगे कि आरपीएफ के सारे मॉक टेस्ट को लगाया जा सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहिए। आपका ये आरपीएफ का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो लग जाइए बढ़िया से, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।